बंद कर, इसको भी बंद कर। वेरी गुड मॉर्निंग इवनिंग एवरीबॉडी। आज कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स करते हैं साउथ इंडिया के। दीपक नमस्कार, गुड इवनिंग। साउथ इंडिया में बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चंस आते हैं, उसको कर लेते हैं टू द रिक्वायरमेंट, जितना हमको लगता है कि इससे बात बन जानी चाहिए। ठीक, चलिए। कल हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट लीडर्स कुछ मूवमेंट्स कंप्लीट किए, कुछ छोटी छोटी बातें उनके बारे में की। अब आज साउथ इंडिया करते हैं। साउथ में जब हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो इसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये विंध्याचल या नर्मदा रिवर है, एक ये कृष्णा रिवर है। इस रीजन को हिस्ट्री में कहते हैं दक्कन, इसको दक्कन कहते हैं। और ये रीजन कहलाता है, इससे कृष्णा कावेरी से नीचे का रीजन कहलाता है सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण मतलब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ पार्ट कहलाता है डेक्कन। केरल, तमिलनाडु सुदूर दक्षिण कहलाते हैं। और ये कहलाता है आर्यव्रत। नॉर्थ इंडिया कहलाता है आर्यव्रत रीजन। ये हिस्ट्री के नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर हिस्ट्री का होता है। अब शुरू करते हैं, देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इन साउथ इंडिया इज संगम एज। माना जाता है 300 बीसी से 300 एडी तक, 300 बीसी से 300 एडी तक डीप साउथ में हुआ करती हैं संगम डायनेस्टीज। संगम डायनेस्टीज, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। यहां होते हैं चेर, यहां होते हैं चोल, नीचे होते हैं पांड्य। इनका जो इतिहास है चोल, चेर, पांड्य का, इनका जो इतिहास है द चोलाज, चेराज एंड पांड्यास का, इनके इतिहास को कहते हैं संगम एज। एज पर लिटरेचर माना जाता है 300 बीसी से 300 एडी तक इन डीप साउथ देयर एग्जिस्टेड certain dynasties called Sangam dynasties, और इनका जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है वो मिलता है अशोक के अभिलेखों से। अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ है, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं साउथ में, वहां पे लिखा हुआ है कर्नाटक से बियॉन्ड अशोक का एम्पायर नहीं था, कि टू द साउथ ऑफ माई एम्पायर, अशोक लिखता है अपने अभिलेखों में, टू द साउथ ऑफ माई एम्पायर रूल चोल पुत्र, पांड्य पुत्र, चेल पुत्र एंड सतिया पुत्र। मतलब ये एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा अशोक के अभिलेखों से भी मिलता है
बड़ी एम्पायर के साउथ में चोल पुत्रास, चेर पुत्र, पांडपुत्र और सतिया पुत्र। सतिया पुत्र कौन है? हिस्टोरियंस कहते हैं शायद दक्कन में एक सातवाहनों का उदय हो रहा हो मौर्यों के बाद के समय में, उनका कहीं रेफरेंस सतिया पुत्र दे दिया गया होगा, लेकिन ये 4 का नाम लेता है अशोक। उसके बाद फिर संगम डायनेस्टीज इनको बोल दिया गया। क्यों बोला गया? बिकॉज इनके बारे में पता लगता है संगम लिटरेचर से। इनके बारे में जानने का सबसे बड़ा साधन है एक साहित्य। इनके बारे में जानने का सबसे बड़ा साधन है एक साहित्य, कहलाता है संगम साहित्य, which was compiled in a संगम, मतलब assembly of poets particularly assembled in the city of मदुरै। किस्से कहानियों के तौर पे तो माना जाता है 3 संगम हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया, लेकिन मेन तौर पे मदुरै में बहुत सारे कवियों का संगम हुआ है। वहां जो साहित्य लिखा गया उसे संगम साहित्य कहते हैं। क्योंकि इन डायनेस्टीज के बारे में हमें यहीं से पता लगता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया संगम डायनेस्टीज। और क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ दिस पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टीज एंड पीरियड इज संगम लिटरेचर, इसलिए हिस्टोरियंस ने नाम दे दिया इसको संगम एज। लगभग 300 बीसी से 300 एडी तक यहाँ पर एक संगम डायनेस्टीज होती हैं। कहाँ पे हुआ था संगम? बहुत सारे कवि एकत्र हुए हैं। कहाँ पर? मदुरै में। और ये जो पोएट्स हैं किस भाषा के हैं? तमिल भाषा के पोएट्स ये हुआ करते हैं। इसलिए संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? संगम तमिल में लिखा गया है। कौन सी अर्लीस्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है? भारत की सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है? तो आप बोलेंगे सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज तमिल होती है। संस्कृत से भी पहले तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। सेकंड नंबर पे तमिल का नंबर, संस्कृत का नंबर आता है। तो हुआ करती है ये संगम साहित्य, संगम लिटरेचर है। और चोलास, चेराज एंड पांड्याज ये कहलाते हैं संगम डायनेस्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए संगम डायनेस्टी? तो आपको दे देंगे चोल, चेर, पांड्य और पल्लव दे देंगे, तो आप लगा देंगे पल्लव वर नॉट पार्ट ऑफ संगम डायनेस्टी। तो ये 3 होती है संगम डायनेस्टीज, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका संगम लिटरेचर। अब क्या होता है संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर तमिल में लिखा गया। इनमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो देखेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट एपिक इनका कहलाता है शिल्पादिकारम। संगम साहित्य की सबसे इंपॉर्टेंट किताब कहलाती है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम ये ऐसे है जैसे संस्कृत भाषा के लिए रामायण महाभारत हैं, ऐसे ही तमिल का महाकाव्य मानी जाती है, तमिल भाषा का महाकाव्य मानी जाती है। शिल्पादिकारम अंग्रेजी में इसका मतलब होता है द ज्वेल्ड एंकलेट, द ज्वेल्ड एंकलेट। शिल्पादिकारम, ज्वेल्ड एंकलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एपिक माना जाता है। ज्वेल्ड पाइजेव, ज्वेल्ड पाइजेव इसका मतलब है ये कहानी एक व्यापारी कोवलन, ये कहानी एक व्यापारी कोवलन, उसकी वाइफ कन्नगी और एक नर्तकी माधवी की है। छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो ये कहानियां किताबों में हुआ करती थी। कोवलन कन्नगी की कहानी है। कन्नगी जो वाइफ होती है कोवलन की, देयर वाज सम रिलेशन बिटवीन द व्यापारी कोवलन एंड दैट पर्टिकुलर नर्तकी। तो ये बताया जाता है कि कुछ वहां पर राजा का एक एंकलेट चोरी हो गया है। जो राजा है उसका एंकलेट चोरी हुआ है महल से, उसकी क्वीन का। जब वो चोरी हुआ है उधर कोवलन व्यापार करने के लिए अपनी वाइफ कन्नगी के जेवर बेच रहा होता है। कुछ सिमिलरिटी मिल जाती है उन पाइजेबों में, एंकलेट में, तो कोवलन को पकड़ लिया जाता है, राजा उसे मृत्यु दंड दे देता है। जब ऐसा होता है देन कन्नगी टुक द रिवेंज ऑफ हर हस्बैंड, और कन्नगी ने अपने हस्बैंड का रिवेंज लिया और पूरे किंगडम को तहस नहस कर दिया। यहां से एक इंपॉर्टेंट
कल्ट निकली जिसे कहते हैं कन्नगी कल्ट। तमिलनाडु में, केरल में खास तौर से कन्नगी कल्ट इज द सिंबल ऑफ सती वुमेन इन साउथ इंडियन कल्चर। सती मतलब द वुमेन ऑफ चेस्टिटी, द वुमेन ऑफ चेस्टिटी, अपने का सतीत्व को, जो प्योरेस्ट वुमेन होती है, ये इसका सिंबल बन गया है, तो इसे कन्नगी कल्ट कहते हैं। तो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिक साउथ इंडियन कल्चर में एक कन्नगी कल्ट डेवलप हो गई है। कन्नगी इज द सिंबल ऑफ प्योरेस्ट वुमेन इन द कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली इन केरला। ये कहानी कहलाती है कोवलन की कहानी, और कन्नगी की कहानी ये कहलाती है शिल्पाधिकारम, दैट इज द ज्वेल्ड एंकलेट। वो एंकलेट मिलते जुलते थे, जबकि वो अपनी वाइफ कन्नगी के ज्वेलरी बेचकर व्यापार करना चाहता था। तो ये कहलाती है शिल्पाधिकारम। ठीक है। इसके बाद एक किताब आती है मनी मेकलाई, मनी मेकलाई इसकी किताब आती है। मनी मेकलाई जो है वो कोवलन और कन्नगी की पुत्री है। मनी मेक इनकी पुत्री होती है केवलन, और ये बन जाती है बुद्धिस्ट नन। तो अगर साउथ इंडियन लिटरेचर में बुद्धिज्म के बारे में जानना है तो मनी मेकलाई किताब होती है। वो इनकी डॉटर हुआ करती है, कोवलन की डॉटर है, एंड शी बिकेम अ बुद्धिस्ट नन। तो बुद्धिज्म से किताब मिल जाती है मनी मेकलाई। और एक किताब और होती है शिवागा शिंदामणि। ये 3 किताबें मैंने आपको इसलिए लिखा दी हैं, ये 3 कहलाते हैं तमिल भाषा के सबसे बड़े महाकाव्य। इनमें जो एग्जाम में ज्यादा आती है वो आती है शिल्पाधिकारम, लेकिन इन तीनों को मिला के कहा जाता है द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ तमिल लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, मनी मेकलाई और शिवागा चिंतामणि। शिवागा या शिवक या जीवक बोल देते हैं, इज ए सॉर्ट ऑफ हीरो फिगर, समाज के लिए हीरो फिगर है, उससे संबंधित जो किताब है वो कहलाती है शिवागा चिंतामणि। आपको जाननी है बस शिल्पाधिकारम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एपिक है। जैसे हमारे संस्कृत में होते हैं पाणिनि, वैसे ही होते हैं तमिल में तिरुवल्लुवार। तिरुवल्लुवार, उनकी किताब कहलाती है तिरुकुरल और कुरल। जैसे पाणिनि होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति संस्कृत के लिए, ऐसी तमिल के लिए माने गए हैं तिरुवल्लुवार, और इन्होंने किताब लिखी है तिरुकुरल। तिरुकुरल तमिल साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। कुरल भी लिखा मिल जाए तो आप आंसर लगाइएगा यस, और तिरुकुरल भी कह देते हैं, रिटन बाय तिरुवल्लुवार। इनकी एक बहुत लंबी सी स्टैचू इज नियर कन्याकुमारी। समुद्र में इनकी बहुत लंबी सी स्टैचू लगी हुई है कन्याकुमारी के थोड़ा कोस्टल एरिया के आगे, नियर विवेकानंद रॉक। जो विवेकानंद रॉक है, जहां पे विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, ये दोनों आसपास हैं। तो इनकी तिरुवल्लुवार की बहुत बड़ी मूर्ति बनी है। जैसे जो डीएमके के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी जो एक पैन नुमा बिल्डिंग बनाई जा रही है इंडियन ओशन में, जिसकी कल क्लियरेंस दे दी है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने, ऐसे ही तिरुवल्लुवार की मूर्ति बनी हुई है इंडियन ओशन में। करुणानिधि की एक, ही वॉज ए राइटर, तो एक जो फाउंटेन पेन है उसकी एक इमेज बनाई गई है, सिंबल फॉर करुणानिधि, जो डीएमके के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, तो अब वो बनाई जा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसे ही इंडियन ओशन में एक विवेकानंद रॉक है, उसके आसपास ही ये बना हुआ है जब मूर्ति ऑफ तिरुवल्लुवार, और एक हरिद्वार में ये बनाई गई है अभी 4-5 साल पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट माने जाते हैं तिरुवल्लुवार। संगम पीरियड का एक और इंपॉर्टेंट पहलू होता है ट्रेड विद यूरोप, ट्रेड विद रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर से इनका व्यापार हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी किताबें साउथ के बारे में लिखी गई हैं यूरोपियन वर्ल्ड में इस समय, और वो इस व्यापार की पुष्टि करते हैं। और उस भारतीय साहित्य से, उनके साहित्य से मिला के पता लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड हुआ करता था वो होता था ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जिसे
यवन प्रिय कहा जाता है। संगम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में इसे यवन प्रिय कहा जाता है। जितने भी फॉरेनर्स भारत में आते थे, भारतीय साहित्य में उनको यवन कह देते हैं। तो साउथ इंडियन कंटेक्स्ट में यवन प्रिय क्या था? यवन प्रिय काली मिर्च थी। सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड थी यूरोप में वो हुआ करती थी काली मिर्च। ब्लैक पेपर का ट्रेड सबसे ज्यादा होता था और ब्लैक पेपर को यवन प्रिय कहा जाता है। तो बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। तो बहुत सारे वो भी कहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर सी पोर्ट हुआ करते हैं। तो दैट वाज संगम लिटरेचर, संगम पीरियड। फॉर यू इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये था एक संगम पीरियड। 300 साल तक, 600 साल तक संगम यहाँ पर रूल करते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद दक्कन में आते हैं तो हमको मिल जाते हैं यहाँ पर एक शासक सातवाहन। यहाँ पे मिल जाते हैं एक शासक सातवाहन। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लगभग थर्ड सेंचुरी एडी तक, लगभग 400 साल तक आंध्र और महाराष्ट्र में जिन लोगों ने शासन किया है उन्हें कहते हैं सातवाहन और सप्तवाहन। सातवाहन और सप्तवाहन। इनका फाउंडर था कोई श्रीमुख और प्राकृत में हो जाएगा सिमुखा। आपको आपके ऑप्शन में लिखा मिलेगा सिमुखा। ये छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, इनके फाउंडर्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो दक्कन में शासन करने वाले पहले सातवाहन हैं। अशोक ने, मौर्यों ने किनको हराया, किनसे जीता हमें नहीं पता, लेकिन मौर्यों के तुरंत बाद जो आते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में दक्कन के पहले बड़े शासक वो कहलाते हैं सातवाहन और सतवाहन। इनको पुराणों में, पुराणाज में इनको आंध्राज भी कहा जाता है। पुराणों में इनको आंध्राज भी कहा जाता है। विच डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड आंध्राज? द सातवाहन हैव आल्सो बीन कॉल्ड आंध्राज। इनको आंध्राज भी कह देते हैं। इनका फाउंडर कोई श्रीमुख या शिमुका है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट किंग हुआ गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये सबसे इंपॉर्टेंट किंग होता है इनका। ये ऐसी डायनेस्टी है पूरे भारतीय इतिहास में, इट इज द ओनली डायनेस्टी इन द होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो राजा अपने नामों में अपनी माता का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ गौतमी बालश्री। इसकी माँ का नाम गौतमी बालश्री है और शतकर्णी है। तो ये सबसे बड़ा शासक कहलाता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। और इसके बारे में पता लगता है नासिक इंस्क्रिप्शन से। इसके बारे में पता लगता है नासिक इंस्क्रिप्शन से। एक जारी किया है नासिक इंस्क्रिप्शन। इसकी मदर गौतमी बालश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जारी किया है, नासिक प्रशस्ति, नासिक इंस्क्रिप्शन, जिसमें कहती है वो, माई सन इज द ओनली ब्राह्मण रूलर इन द होल वर्ल्ड, ही इज एक ब्राह्मण। इस राजा को इसके अभिलेख में एक ब्राह्मण बोला गया है। इसको जारी किया था इसकी माता गौतमी बालश्री ने। गौतमी पुत्र शतकर्णी सबसे बड़ा शतवाहनों का शासक हुआ करता है। इन्हीं में एक शासक और है हाल। इसे हाला पढ़ लेते हैं। और हाल इसने लिखी है, हाल ने गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती इसने लिखी है। सातवाहन साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है गाथा सप्तशती, रिटन बाय ए किंग कॉल्ड हाल। ये सातवाहनों का ही राजा है, इसका नाम हाल है। इसने किताब लिखी है गौतमी गाथा सप्तशती इन प्राकृत, मतलब सातवाहनों के अभिलेख और सातवाहनों के जो प्राकृत जो बुक्स वगैरह हैं वो प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हुआ करता है हाल। इनके कल्चर पे जाएं तो इनके समय में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलप होता है।
बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलप होता है, बुद्धिस्ट आर्ट डेवलप होती है, और इन्होंने बनवाया अमरावती स्तूप। इनके समय में बना है अमरावती स्तूप, नाग अर्जुन कोंडा स्तूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप माना जाता है। इनके समय में बुद्धिज्म को पैटर्नशिप मिल रही है, और अमरावती स्तूप इस समय बनाया गया था। अमरावती स्तूप की अपकीपिंग नहीं हो पाई। सांची स्तूप ऐसे क्षेत्र में था जिसकी देखभाल हो गई, लेकिन अमरावती स्तूप सांची स्तूप से भी बड़ा बनाया गया था। इट वॉज फार बिगर देन सांची स्तूप, लेकिन इसकी अपकीप नहीं हो गई। ये अब बहुत छोटे मोटे फॉर्म में आंध्र प्रदेश के अमरावती में मिल जाता है। गुंटूर में उस समय हुआ करता था ये। और अमरावती स्तूप वॉज डिस्कवर्ड, यू कैन से स्टडीड बाई कोल मैकेंजी। कोल मैकेंजी। पूछ लेते हैं किसने अमरावती स्तूप की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद यहां से अवशेष जाने शुरू हो गए, इंग्लैंड से अवशेष जाने शुरू हो गए। और दूसरा व्यक्ति था वॉल्टर इलियट। ये आप इसलिए जानिए वॉल्टर इलियट, क्योंकि अभी अभी 10-15 दिन पहले ये अखबार में बात आई कि इंग्लैंड से बात चल रही है कि जितनी चीज़ें यहाँ से कल्चर के आर्टिफैक्ट्स वगैरह यहाँ से गए हैं, चाहे वो मेटल के हों या और कलाकृति हों, उन्हें वापस किया जाए। तो उसमें इंग्लैंड से बात चल रही है कि बहुत सारे हमारे आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ से गए हैं, उसमें बहुत सारे अवशेष अमरावती स्तूप के जो मार्बल लगा हुआ था, मार्बल का बनाया गया था, वो यहाँ से जिन लोगों ने स्टडी किया वो वहां से यहाँ से ले भी गए हैं। उनमें कोल मैकेंजी और वॉल्टर एलियट का नाम आता है। कोल मैकेंजी पहला व्यक्ति था जिसने अमरावती की स्टडी की थी। उसके बाद आगे चल के वॉल्टर इलियट हो जाता है। एक म्यूजियम में इनको इलियट मार्बल्स के नाम से रखा जाता है, इंग्लैंड में रखा गया था इलियट मार्बल्स। वो क्या थे? अमरावती स्तूप के मार्बल्स हुआ करते थे। तो अमरावती स्तूप, नागार्जुन कोंड स्तूप यहाँ पर बने थे, और यहीं से शुरू हो जाता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ बुद्धिज्म। एक तो हो गया गांधार आर्ट, एक मथुरा आर्ट और एक अमरावती आर्ट। जो सातवाहनों के समय बुद्धिस्ट आर्ट बनी उसे कहते हैं अमरावती आर्ट, बुद्धिज्म की आर्ट, जिसमें मार्बल का स्तूप बना था। उसमें बहुत सारी कलाकृति, जातक कथाएं और जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वो बनाए गए थे। अमरावती स्तूप अपनी टूटी फूटी हालत में हुआ करता है। उसी के आसपास एक नाग अर्जुन कोंड स्तूप भी बनता है। नाग अर्जुन कोंड एक मॉन्क हुआ करते थे। नाग अर्जुन मॉन्क थे, नाग अर्जुन कोंड नहीं। नाग अर्जुन एक मॉन्क हुआ करते थे जिनके नाम पर नाग अर्जुन सागर डैम भी है। कृष्णा नदी पर एक नाग अर्जुन सागर डैम भी है। ये एक मॉन्क हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे। तो इन लोगों के समय बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे काफी काम हुआ। आप ये समझ लीजिए कि नासिक से लेकर जहाँ कार्ले की गुफाएं हैं, वहां से लेकर गुंटूर तक बहुत सारे जो बुद्धिज्म के चीजें बनी हैं, उसमें सातवाहनों के समय काफी योगदान दिया गया है। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट सरकार की तरफ से, राजाओं की तरफ से आर्किटेक्चर आर्ट पे दिया जाता था। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बुद्धिस्ट चैत्य एंड विहार, बुद्धिस्ट चैत्य एंड विहार एंड स्तूप आर फाउंड राइट फ्रॉम महाराष्ट्र नासिक टू गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। ये पूरी एक श्रृंखला सी है। बहुत सारे यहाँ पर आपको बुद्धिज्म के पत्थर पे किए हुए स्तूप, चैत्य विहार वगैरह मिल जाते हैं। ये कहलाता है। इनकी कॉइनेज भी मानी जाती है। दे इशूड लेड कॉइन, सबसे ज्यादा लेड के सिक्के इन लोगों ने जारी किए हैं। ये एग्जाम में आ जाता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेड कॉइन्स वर इशूड बाई हुम? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेड कॉइन्स वर इशूड बाई सातवाहन। सातवाहनों ने बहुत सारे लेड के सिक्के जारी किए हैं, और इनके जो कॉइन्स हैं वो शो करते हैं द पिक्चर ऑफ, इमेज ऑफ शिप्स। समुद्र में जो समुद्री व्यापार होता है, शिप्स दिखाए गए हैं। बड़े बड़े शिप्स की मतलब दिखाया गया है, साइज से लिखता है, बहुत बड़े बड़े शिप्स हुआ करते हैं। यहाँ से माना जाता है कि पूर्वी तट से ये साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार वगैरह भी किए करते थे। इनके राजाओं के सिक्कों पर शिप्स की आकृति भी हुआ करती है। ये सबसे ज्यादा लेड के सिक्के जारी करते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के जारी किए थे
गुप्ताओं ने सबसे ज्यादा कॉपर के सिक्के जारी किए थे, कुषाण राजाओं ने सबसे ज्यादा लेड के सिक्के जारी करते हैं सातवाहन और सप्तवाहन। तो ये हुआ करते थे सातवाहन डायनेस्टी, जो बुद्धिज्म के लिए जाने जाते हैं और आर्किटेक्चर आर्ट के लिए जाने जाते हैं। प्राकृत भाषा को ये सपोर्ट किया करते थे। बहुत सारे इसमें राजा हैं, यज्ञ श्री शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमई, इस तरीके से इनके नाम हुआ करते हैं। तो दिस वाज सातवाहन डायनेस्टी, जो 250 एडी तक आते आते लगभग खत्म हो जाती है, दक्कन में खत्म हो जाती है सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद सातवाहन खत्म होते हैं यहां पर, तो डेवलपमेंट होता है इसके बाद महाराष्ट्र रीजन में एक छोटे मोटे शासक देखे गए हैं जिनको बोला जाता है वाकाटक। जब चंद्रगुप्त सेकंड था तो इसने वाकाटकों की मदद से ही शकों को हराया था, वरना समुद्रगुप्त जैसा राजा भी शकों को नहीं हरा पा रहा था। चंद्रगुप्त सेकंड ने मदद ली थी वाकाटकों की। वाकाटक समझ लीजिए सातवाहन खत्म हुए और अगले शासक आएंगे, उनके बीच में एक छोटे मोटे शासक मिल जाते हैं, महाराष्ट्र के कहलाते हैं वाकाटक। यहाँ के वाकाटक शासक हैं, इनके साथ ही इनका अलायंस हुआ है और इसको बेस बनाकर ही जीत पाया है चंद्रगुप्त सेकंड गुजरात को, जब वो अपने आप को विक्रमादित्य कहने लगता है और सिल्वर के सिक्के वगैरह भी जारी कर देता है। अब यहां पर आते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे बड़े शासक कहलाते हैं चालुक्याज ऑफ वातापी और बादामी। चालुक्याज ऑफ वातापी और बादामी लगभग 6th सेंचुरी एडी से 9th सेंचुरी एडी तक थोड़े से महाराष्ट्र और कर्नाटक पे शासन करते हैं। तीसरे शासक दक्कन के कहलाते हैं चालुक्य ऑफ बादामी। पहले इसको वातापी कहते थे, आज इसे बादामी कहते हैं। कर्नाटक में मंदिरों का शहर है बादामी, वहां आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत एविडेंस मिल जाता है। तो ये कहलाते हैं चालुक्याज ऑफ वातापी, ओल्ड नेम अब कहलाता है बादामी। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो दक्कन के पहले बड़े शासक हैं वो कहलाते हैं बादामी के चालुक्य। इनका फाउंडर है पुलकेशी वन, बट सबसे इंपॉर्टेंट इनका किंग था पुलकेशिन II। He was contemporary of हर्षा। जब यहां पर हर्ष है तो यहां पर हुआ करता है पुलकेशिन II। ये चालुक्यों का सबसे बड़ा किंग है, पुलकेशी या पुलकेशिन बोल देते हैं। ये हर्षवर्धन का कंटेम्परेरी है। 606 से एडी था अकबर, जो हर्षवर्धन का रूल है उसके समय ये कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शासक हुआ करता है। इसके बारे में बैटल विद हर्ष, द ओनली बैटल which हर्षवर्धन was fought against पुलकेशिन II। 642 एडी में हर्षवर्धन ने कोशिश की है विंध्याचल क्रॉस करके वो पुलकेशिन पे अटैक कर देता है और हार जाता है। पुलकेशिन डिफीटेड हर्षवर्धन, इसको ह्यून सांग भी बताता है। हर्षवर्धन ने हिमाकत की है, पुलकेशिन II एक मजबूत राजा है, उस पर हमला करने की कोशिश करता है हर्ष, एंड हर्ष वॉज डिफीटेड। तो पुलकेशिन II डिफीटेड हर्षा, got defeated at the hands of पुलकेशिन II। पुलकेशिन II के बारे में एक एहोल इंस्क्रिप्शन होता है
पुलकेशिन II के बारे में एक एहोल इंस्क्रिप्शन होता है। कर्नाटक में ही बादामी के पास एक जगह है एहोल, यहां भी मंदिर वगैरह बने हुए हैं चालुक्यों के। एहोल एहोल प्रशस्ति का, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे पुलकेशिन II से है। पुलकेशिन II के बारे में है एहोल इंस्क्रिप्शन, यहाँ मंदिर वगैरह भी हुआ करते हैं। तो हुआ करता है एक पुलकेशिन II। यहां पर टेम्पल वगैरह बनने लगते हैं। इनके और भी राजा हैं, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन लोगों ने टेम्पल बनाए हैं और इनकी टेम्पल की स्टाइल कहलाती है वेसर शैली। इनकी टेम्पल की स्टाइल कहलाती है वेसर शैली और मिक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। मिक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ की नागर शैली है और जो साउथ की द्रविड़ शैली है, उसका जो मिक्स है वो कहलाता है वेसर शैली। मंदिरों की भारत में 3 शैलियां हैं, मेन है नागर और द्रविड़, और एक जो छोटी मोटी चालुक्यों ने डेवलप की उसे कहते हैं वेसर स्टाइल। वेसर शब्द का मतलब होता है संस्कृत में मिक्स, तो वेसर शैली कहलाती है नॉर्थ एंड साउथ की। इनके टेम्पल बने हुए हैं बादामी में, एहोल में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका टेम्पल क्षेत्र है वो कहलाता है पत्तदकल। पत्तदकल, ये सब आसपास हैं। बादामी, एहोल और पत्तदकल ये सब आसपास हुआ करते हैं, ये सब आसपास हैं। यहीं पर मालप्रभा रिवर बहती है, इसी के आसपास मालप्रभा रिवर बहती है, मालप्रभा रिवर। पत्तदकल में है इनका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल, कहलाता है विरूपाक्ष टेम्पल। पत्तदकल में इनका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कहलाता है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष लॉर्ड शिव का टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल। ये बनता है, ये पत्तदकल में है। एहोल, बादामी और पत्तदकल ये इनके मंदिरों की जगह होती हैं जहाँ इनके मंदिर बने हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है इनका वो बना है पत्तदकल में, जिसे विरूपाक्ष टेम्पल कहा जाता है। ये हुआ करते हैं बादामी के चालुक्य, और पहले वातापी कहलाता था, बादामी कहलाता है। छोटी मोटी बातें इनके लिए, इनके बारे में। जब महाराष्ट्र कर्नाटक में चालुक्यों का रूल है, जब महाराष्ट्र कर्नाटक में चालुक्यों का रूल है, तब साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे पल्लव ऑफ कांचीपुरम। तब डीप साउथ में रूल कर रहे हैं पल्लव ऑफ कांचीपुरम। सिक्स सेंचुरी बीसी से लगभग 10th सेंचुरी एडी तक तमिलनाडु के शासक कहलाते हैं पल्लव ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम इनकी कैपिटल है। मतलब संगम के बाद, संगम पीरियड के बाद तमिलनाडु में जो पहले शासक आए, इससे पहले तो हमको चोलाज और पांड्याज मिलते हैं, जो संगम वाले चोलाज पांड्याज है, अभी दूसरे वाले चोलाज नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा नहीं ज्यादा पता, लेकिन उसके बाद जो पहले बड़े शासक आते हैं संगम के बाद, वो कहलाते हैं कांचीपुरम के पल्लव। ये बिल्कुल समकालीन है चालुक्यों के। जब मध्य भारत में चालुक्यों का रूल है तो यहाँ पर पल्लव हुआ करते हैं, तमिलनाडु में पल्लव होते हैं, ऊपर हर्षवर्धन हुआ करता है। ये सब समकालीन है, पल्लव, चालुक्य और हर्षवर्धन नॉर्थ में रूल कर रहा है। सेम पीरियड है इनका भी चालुक्यों जैसा। इनका फाउंडर है सिंह विष्णु।
इनका फाउंडर है सिंह विष्णु, लेकिन इनका जो पहला बड़ा राजा होता है वो था महेंद्र वर्मन वन। हर्ष के समय होता है ये, मतलब उत्तर भारत में हर्ष, मध्य भारत में पुलकेशी, दक्कन में और तमिलनाडु में महेंद्र वर्मन। ये तीनों राजा एक समय के हुआ करते हैं। फाउंडर तो ये है, बट सबसे पहला बड़ा राजा होता है महेंद्र वर्मन वन। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ हर्षवर्धन। इसके बाद आता है यहां पर नरसिंह वर्मन वन। इनका सबसे बड़ा राजा माना जाता है, बड़े राजाओं में माना जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के बाद आता है ही फाउंडेड द सिटी ऑफ ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मामल्लपुरम। आज इसे कहते हैं महाबलीपुरम। नरसिंह वर्मन वन का टाइटल है महामल्ल, ग्रेट रेसलर। इसका टाइटल था महामल्ल। तो अपने नाम पर जो इसने शहर बनाया उसका नाम किताबों में एनसीईआरटी में आपको अभी भी मामल्लपुरम लिखा मिलेगा, लेकिन इसका नाम अब हो गया है महाबलीपुरम। इसने मंदिरों का एक और शहर बनाया है, कहलाता है मामल्लपुरम और महाबलीपुरम। इसका टाइटल था महामल्ल और ग्रेट रेसलर, तो नाम हो गया शहर का महाबलीपुरम और मामल्लपुरम। नरसिंह वर्मन पल्लव ने जीता है चालुक्यों का थोड़ा एरिया, इसलिए टाइटल ले लेता है वातापी कोंडा। वातापी को जीतने वाला, इसने चालुक्यों को हराया है, दक्कन के शासकों को हराया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वातापी कोंडा, विनर ऑफ वातापी। ही वॉज विनर ऑफ वातापी। क्यों लड़ाई होती थी? क्योंकि ये जो कृष्णा रिवर है, ये जो कृष्णा और तुंगभद्र रिवर है, इसके बीच का ये जो रायचूर दोआब है, रायचूर दोआब, ये सबसे फर्टाइल एरिया है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्र, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्र। उनके बीच में जो एरिया पड़ता है कृष्ण तुंगभद्र में, वो बहुत फर्टाइल एरिया होता है। इसकी लड़ाई एंशियंट इंडिया से लेकर मेडिवल इंडिया तक सभी राज्यों में चलेगी, चाहे वो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या विजयनगर की हो, या चालुक्यों और पल्लवों की हो। तो ये लड़ाई रहा करती थी इस लैंड को कब्जा करने के लिए। इसने चूंकि वातापियों को हराया है, वातापी को हराया है, तो टाइटल ले लेता है आई एम विनर ऑफ वातापी, वातापी कोंडा। इन्होंने भारत में शुरू की है टेम्पल स्टाइल, कहलाती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ स्टाइल, इनकी टेम्पल स्टाइल कहलाती है द्रविड़ स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसे नॉर्थ की कहलाती है नागर, साउथ की कहलाती है द्रविड़ स्टाइल, जिसमें जिसमें हुआ करते हैं बड़े बड़े पिरामिडल टावर्स, जिसमें होते हैं बड़े बड़े पिरामिडल टावर्स, जिनके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पत्थर रखा होता है, ये कहलाते हैं विमान। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में टावर को विमान कहते हैं और नॉर्थ इंडिया में टावर को शिखर कहते हैं। नागर शैली में जो टावर होता है, जो गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है, उसे शिखर कहते हैं, यहाँ पर विमान कहते हैं। और ये होता है गर्भगृह, और इसके ऊपर फिर छोटे छोटे टावर और बना दिए जाते हैं इस तरीके से। ये साउथ इंडियन शैली की खास बात होती है। ये तो ये कहलाता है विमान, और इसमें घुसने के लिए जो बड़े बड़े गेटवे बन जाते हैं, गेटवे बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं
ये यहाँ पर नक्काशी वगैरह होगी, ये गेटवे है, इन्हें कहते हैं गोपुरम। गेटवेज किसे कहते हैं? इन्हें, इनको कहते हैं गेटवेज। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोपुरम इन द आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो आप बोलेंगे वो जो बड़े बड़े गेटवे हैं, कई बार तो गेटवे ज्यादा बड़े हैं, विमान छोटा है, अंदर का टेम्पल छोटा है, लेकिन उसके गेटवे बहुत बड़े हैं, तो वो गेटवे कहलाते हैं गोपुरम। और जो टावर अंदर होता है जिसपे मंदिर के ऊपर, वो कहलाता है विमान। तो विमान और गोपुरम, गोपुरम इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता है। एक मंदिर कॉम्प्लेक्स में 6-6, 7-7 गोपुरम हुआ करते हैं, तो ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इस शैली को विकसित किया है चालुक्य पल्लवों ने। तमिलनाडु के जो पल्लव शासक हैं कांचीपुरम के, उन्होंने द्रविड़ शैली का विकास किया था। इनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स महाबलीपुरम में मिलते हैं रथा टेम्पल्स, महाबलीपुरम में मिलते हैं रथा टेम्पल्स, ये चूंकि पांडवों के नाम पर है, ये चूंकि पांडवों के नाम पर है, तो इनका नाम पांडव रथ भी हो जाता है। याद रखना है, ये रथ के फॉर्म में नहीं है, इनको रथ कह दिया जाता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए रथा टेम्पल किसने बनवाए, तो आप बिल्कुल भी जो कोणार्क का रथ टेम्पल है, उड़ीसा के शासकों का नाम मत लिख दीजिएगा, उन्हें रथ की शेप में होता है, इनको कहते ही रथ टेम्पल है, जबकि रथ की शेप में नहीं है। सिंगल पत्थर के बने हुए हैं, 7 टेम्पल होते हैं, ये 7 हैं पांडवों के नाम पर, और कुछ छोटे मोटे जो लोकल डीटी है उनके नाम पर। 7 मंदिरों का समूह कहलाता है रथास। ये बने हैं महाबलीपुरम में रथ टेम्पल। ये पांडव रथ भी कहलाते हैं, इनको पांडव रथ भी कहा जाता है, पांडव रथ होते हैं। और चूंकि ये 7 है नंबर में, तो इनको 7 पगोडाज भी कह देते हैं, इनको 7 पगोडाज भी कह देते हैं। ये बिल्कुल एक ही पत्थर को काटकर, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन ये 7 बने हुए हैं पत्थर के, इन्हें कहते हैं रथा टेम्पल्स, जो बने हैं महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन वन ने रथ टेम्पल बनवाए हैं। एग्जाम में आ जाएगा किस डायनेस्टी के टेम्पल हैं, तो आप बोलेंगे पल्लवों ने बनवाए हैं महाबलीपुरम में रथा टेम्पल्स। और 7 पगोडास और पांडव रथ पांडवों के नाम पर हैं, और द्रौपदी के नाम पर भी है, पांडवों के नाम पर ये कहलाते हैं रथा टेम्पल्स। इनका कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम, इनकी कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम। और कांचीपुरम में है इनका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। ये द्रविड़ शैली का पहला बेस्ट टेम्पल है। कहने का मतलब है, द्रविड़ शैली के जो सारे फीचर्स हैं, वो अपने पूर्ण रूप में सबसे पहले कैलाश नाथार भी बोल देते हैं, कैलाश नाथार टेम्पल या कैलाशनाथ टेम्पल, ये कांचीपुरम में इनका सिग्नेचर टेम्पल होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल होता है कांचीपुरम में कैलाश नाथार टेम्पल। ठीक है। उधर जो एलोरा में है वो कैलाश टेम्पल है, एलोरा में है, वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, वो कैलाश टेम्पल है। ये कौन सा है? ये कैलाश नाथार टेम्पल है। ये कहाँ बना हुआ है? कांचीपुरम में बना हुआ है। ये इनके टेम्पल हैं। और महाबलीपुरम में ही होता है एक और शोर टेम्पल, एक और हुआ करता है, सी शोर पे बना हुआ है, तो इसका नाम पड़ गया है शोर टेम्पल। एक टेम्पल और बनवाया इन लोगों ने, कहलाता है शोर टेम्पल, जो महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे है, तो शोर टेम्पल कहलाता है। ये इनके टेम्पल होते हैं जो शुरुआत होती है मंदिरों के बनाने की। और बहुत सारे टेम्पल है, ये आपको मैं बस मेन बता रहा हूं। इसी समय लिटरेचर की बात करें तो इनके समय जो राजा था महेंद्र वर्मन, he wrote
अब आपसे पूछेंगे जैसे सातवाहन प्राकृत भाषा को आश्रय देते हैं, उसके पैटर्न हैं। पल्लव किस भाषा को आश्रय देते थे? आप तमिल नहीं बोलेंगे, ये संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा में लिखी है किताब। ये इनका सबसे पहला बड़ा राजा है जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। इसने किताब लिखी है संस्कृत में, माट्य विलास प्रहसन, और वैसे बोलेंगे तो माट्य विलास प्रसंग। माट्य विलास प्रसंग मतलब एक ड्रंकर्ड की कहानी, एक ड्रंकर्ड की कहानी, स्टोरी ऑफ अ ड्रंकर्ड। ये संस्कृत में लिखी गई है, पल्लव साहित्य की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है, राजा महेंद्र वर्मन वन द्वारा लिखी संस्कृत में, नॉट तमिल में। नाम है माट्य विलास प्रहसन, मतलब स्टोरी ऑफ अ ड्रंकर्ड। इसके बाद यहां पर इनकी पल्लवों की कोर्ट में एक ऑथर होता है दंडी। पल्लवों की कोर्ट में एक ऑथर होता है दंडी, एंड दंडी ने लिखी है दश कुमार चरितम। दंडी हैड रिटन दश कुमार चरितम। 10 राजकुमार हैं, महामूर्ख हैं, 10 राजकुमार हैं, महामूर्ख हैं। राजा उन्हें एक वाइज मैन के हवाले कर देता है कि इनको बुद्धि सिखाओ। तो उनको जो उसने टीचिंग्स दी हैं, लेसन्स पढ़ाए हैं, उसे कहते हैं दश कुमार चरितम। दंडी की किताब है। ये वैसे ही है जैसे कि जातक हैं, पंचतंत्र है, ऐसे ही जो मॉरल लेसन्स की कहानियां हैं, कुछ ना कुछ अनुभव उससे मिलता है, लेसन मिलता है, ये कहलाती है दश कुमार चरितम, रिटन बाय दंडी। एंड दंडी यूज्ड टू लिव इन टाइम ऑफ विच डायनेस्टी? नॉट गुप्ता। संस्कृत है तो गुप्ता मत कर दीजिएगा, इट इज पल्लव डायनेस्टी। पल्लवों के समय हुआ करते थे एक दंडी, और लिखते हैं दश कुमार चरितम, बुक कॉल्ड दश कुमार चरितम। और यही हुआ करते हैं पल्लवों के समय एक भारवी, यहीं पर हुआ करते हैं एक भारवी, वो लिखते हैं किरता अर्जुनिया। किरत एंड अर्जुनिया, किरत और अर्जुन की कहानी, किरत अर्जुनिया, ये भी संस्कृत में लिखी है। इसमें अर्जुन को दिखाया गया है कि अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, इस कहानी में बताया गया है अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, लॉर्ड शिव से मांगते हैं पशुपात अस्त्र। लॉर्ड शिव इनसे हैप्पी होकर इनको पशुपात अस्त्र प्रदान करते हैं। ये जो संस्कृत का ड्रामा है ये कहलाता है किरत अर्जुनियम। किरत अर्जुनीय भी लिखा रहता है, कृत अर्जुनियम भी लिखा रहता है। ये लिखा है भारवी ने। ये भी गुप्ता कोर्ट में नहीं है, ये पल्लव कोर्ट में तमिलनाडु में हुआ करते हैं। ये जो किरत अर्जुनियम है जो लिखी है भारवी ने पल्लवों के कोर्ट में, इसी को पत्थर के तौर पे दर्शाया गया है मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम में दर्शाया गया है इसे। एक पत्थर की शिला है, एक पत्थर की शिला है, उसके ऊपर चित्र बना हुआ है, लॉर्ड शिव हैज बीन शोन। अर्जुन को दिखाया गया है, लॉर्ड इज गिविंग हिम पशुपात अस्त्र। इसे कहते हैं डिसेंट ऑफ द गैंजेस। डिसेंट, इसका कलाकृति का नाम है डिसेंट ऑफ द गैंजेस और अर्जुनास पिनेंस। अर्जुन की तपस्या क्यों है? क्योंकि पत्थर के बीच में एक क्रेविस है, दरार है, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि गंगा गिर रही है। तो डिसेंट ऑफ द गैंजेस भी इस रॉक को रॉक आर्ट को कह देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अर्जुन तपस्या करके पशुपात अस्त्र देख रहे हैं, लॉर्ड शिव को दिखाया गया है, ये पत्थर पे उकेरा गया है, कार्व आउट किया गया है। इस पूरी कलाकृति को कहते हैं डिसेंट ऑफ द गैंजेस अर्जुनास पिनेंस। जब चाइना का राष्ट्रपति जिनपिंग भारत आया था तो उसी के सामने खड़े होके भारत के प्रधानमंत्री और उसने वो जो फोटो खिंचवाई थी, मामल्लपुरम में मीटिंग हुई थी, तो ये कहलाता है डिसेंट ऑफ द गैंजेस और अर्जुनास पिनेंस। और ये कहाँ से लिया गया है? भारवी की किरत अर्जुनियम से लिया गया है, इसलिए इसे रॉक पोयम भी कह देते हैं। उस किताब को ही रॉक के तौर पर दर्शाया गया है, तो इसे रॉक कविता, रॉक पोयम भी कह देते हैं। दैट इज कॉल्ड दिस थिंग। मामल्लपुरम में बना हुआ है ये डिसेंट ऑफ द गैंजेस और अर्जुनास पिनेंस। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं
चोलास ऑफ तंजावुर 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक यहां पर शासन करते हैं। तमिलनाडु में साउथ इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े शासक कहलाते हैं चोलास। इनका कोई संबंध संगम वाले चोलास से है नहीं है, हमें नहीं पता, पर ये कहलाते हैं इंपीरियल चोलास। इनको उनसे अलग करने के लिए स्टूडेंट्स बोलते हैं दे आर इंपीरियल चोलास। वो सिर्फ चोलास है जो संगम वाले हैं, ये कहलाते हैं इंपीरियल चोलास। और 10 सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक इन्होंने पल्लवों को हरा दिया है। आदित्य चोला हैज डिफीटेड अपराजित पल्लव। आदित्य चोला हैज डिफीटेड अपराजित पल्लव एंड द तोंडई नाडु, इनका किंगडम कहलाता है तोंडई नाडु। तोंडई नाडु हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास ऑफ तंजावुर। इनका फाउंडर है विजयला। विजयला चोल इनका फाउंडर हुआ करता है। विजयला चोल इनका फाउंडर हुआ करता है। और इसके बाद एक श्रृंखला चलती है। फिर आता है इनका पहला बड़ा राजा, जिसका नाम था राजराज 985 से 1014 तक रूल करता है। राजराज ये पहला इनका सिग्निफिकेंट किंग है। ये पहला किंग है जिसके कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट दिखते हैं। इसका नाम है राजराज प्रथम। ये चोलों का पहला बड़ा शासक माना जाता है। राजराज ये तभी शासन कर रहा है साउथ में जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी के अटैक चल रहे हैं। जब उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी पूरे नॉर्थ इंडिया को रैंसैक कर रहा है, तब बहुत ही पावरफुल राजा साउथ में रूल कर रहा था, उसका नाम था राजराज प्रथम। ही वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया। इनकी कैपिटल का नाम तंजावुर है या तंजोर भी बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड तंजोर और तंजावुर। उसके शासक हैं चोलास ऑफ तंजावुर। ही कैप्चर्ड नॉर्दर्न श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये पहले शासक हैं जिन्होंने इंडियन मैरीटाइम पॉलिसी का कदम बाहर रखा है। इसके अलावा कोई ऐसे शासक नहीं दिखे भारतीय इतिहास में जिन्होंने नेवल पावर डेवलप की हो और एक्सपेंशन किया हो समुद्र में। ये पहले शासक है भारतीय इतिहास के जिन्होंने नेवल पॉलिसी बनाई है। मौर्यों के पास भी नहीं, मुगलों के पास भी नहीं, कहीं नहीं दिखाई पड़ता, बट दे वर द ग्रेटेस्ट नेवल पावर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द चोलास ऑफ तंजावुर। और लंका का नॉर्दर्न भाग जीत लिया है चोलों ने। चोलों का ये एक हिस्सा, एक प्रोविंस बन गया थोड़ा बहुत। नॉर्दर्न श्रीलंका हैज बिकम द प्रोविंस ऑफ चोला किंग्स एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय राजराज वन। उसने मालदीव पे भी कैप्चर किया है। ही फाउंडेड, ऐसे लिख लीजिए, इसने जो है, ये आर्किटेक्चर में देख लेंगे इसका। इसके बाद आता है इसका बेटा राजेंद्र द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वॉज राजेंद्र द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वॉज राजेंद्र सबसे बड़ा जो चोल शासक होता है वो हुआ करता था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र completed conquest of श्रीलंका। लंका पूरा का पूरा प्रोविंस बन गया है राजेंद्र चोला के समय। द होल ऑफ लंका हैड बिकम अ प्रोविंस ऑफ चोला एम्पायर। लंका में एक अनुराधापुर हुआ करती है, एक जगह आज भी होती है, वो चोलों का हेडक्वार्टर लंका में हुआ करता था। ये इसके समय लंका पूरा चोला एम्पायर का पार्ट बन गया था। राजेंद्र चोल सेंट a military expedition to North India in पाला रीजन। जो बंगाल के पाल शासक हैं
वहां पे इसने एक अपनी सेना भेजी है। उस समय राजा है महीपाल। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ये एग्जाम में आ जाता है। राजेंद्र चोल सेंट हिज आर्मी, इकलौता ये एविडेंस है जहां पर साउथ से नॉर्थ पे हमला हुआ हो। नॉर्थ से तो साउथ पे हमले पता लग जाते हैं, लेकिन साउथ से नॉर्थ पे हमला हुआ हो, ये मिलिट्री एक्सपेडिशन राजेंद्र चोल ने भेजा है। और ये गंगा रीजन के राजाओं को इसने हराया है। उस राजा का नाम पाल, जो पालाज बंगाल के हैं, वहां पर ये गया है, अभियान गया है। वहां पे ये महिपाल, जो पाल राजा है, वो हार गया है। जब इसकी सेना विजित होकर लौटी है तो इसने टाइटल लिया है गंगई कोंड। आई एम गंगई कोंड चोल, आई एम द विनर ऑफ गंगा रीजन। मैं गंगा रीजन का जीतने वाला हूं। तो इसका नाम पड़ गया गंगई कोंड चोल। राजेंद्र वन बिकॉज हिज आर्मी कुड डिफीट द किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, गंगा रीजन के राजाओं को हराया है, तो टाइटल ले लेता है गंगई कोंड चोल। और इसने अपने टाइटल के नाम से ही अपनी कैपिटल का नाम रख दिया है गंगई कोंड चोलपुरम, नियर तंजोर। तंजोर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता है जो वंस अपॉन ए टाइम हैड बिकम द कैपिटल ऑफ चोलास। ये चोलों की कैपिटल बन गई थी, नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। इसने गंगा रीजन जीता है तो अपनी कैपिटल का नाम ही रख देता है गंगई कोंड चोलपुरम। और यहाँ पे बनवाता है ये एक और टेम्पल। टेम्पल की बात अभी करते हैं। टेम्पल बनवाए हैं, ये हुआ करता है राजेंद्र वन। इसके बाद बहुत सारे शासक हैं जो चोलों में शासन करते रहेंगे। दो बड़े किंग थे, राजेंद्र वन और उसका फादर राजराज वन। अब इनके कल्चर पे आ जाएं तो टेम्पल्स देखें तो द्रविड़ शैली की और प्रगति होती है और बनता है तंजौर में भारत का सबसे ऊंचा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। ये बनाते हैं राज वन ने बनाया है। राज वन ने बनाया है बृहदेश्वर टेम्पल। और राजा का नाम चूंकि राज है और राजा का यहाँ चित्र भी दिखाया गया है, तो इसको राजेश्वर टेम्पल भी बोल देते हैं। ये बृहदेश्वर टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड राजेश्वर टेम्पल, राजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल। ये भी लॉर्ड शिव टेम्पल है। ये भी लॉर्ड शिव टेम्पल होता है। ये भारत का टॉलेस्ट टेम्पल माना जाता है, सबसे ऊंचा टेम्पल माना जाता है भारत का बृहदेश्वर टेम्पल, जो तंजावुर में है। किसने बनवाया? राजवन ने बनवाया। द टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज दिस वन। और गंगई कोंड चोलपुरम में मिलता है एक और बृहदेश्वर टेम्पल। याद रखेंगे, दो बृहदेश्वर टेम्पल हैं। याद रखना है, दो बृहदेश्वर टेम्पल हैं। एक है, दो बृहदेश्वर टेम्पल हैं। एक है तंजावुर में, वो बनवाया राजवन ने, और जो गंगई कोंड चोलपुरम में है वो है राजेंद्र वन का। ये राजेंद्र वन का है। दिस वन इज टॉलर एंड द टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। तो बृहदेश्वर टेम्पल दो हैं, एक तंजावुर में है और एक यहाँ पर हुआ करता है। आगे चल के चोल राजा चिदम्बरम में बनवाएंगे। चिदम्बरम में लॉर्ड शिव टेम्पल हुआ करते हैं, जिन्हें कहते हैं चिदम्बरम टेम्पल। ये भी चोल राजाओं ने बनवाए हैं। एक राजा कुलुतोंग वन होगा, एक राजा कुलुतोंग वन होगा। कुलुतोंग वन ने टेम्पल बनवाए हैं, लॉर्ड शिव चिदम्बरम टेम्पल। तो चिदम्बरम के टेम्पल, तंजावुर के टेम्पल, ये चोलों का द्रविड़ आर्किटेक्चर हुआ करता है। ये इनका मेन आर्किटेक्चर हुआ करता है, इनके टेम्पल हुआ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके
चोला ब्रॉन्जेस। ब्रॉन्ज आर्ट में वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय चोलास। ब्रॉन्ज आर्ट में सबसे फाइनेस्ट आर्ट प्रोड्यूस की है चोलास ने, और इनके यही पहले व्यक्ति थे जिन लोगों ने लॉर्ड शिव को नटराज के पोज में दिखाया है। लॉर्ड शिव को नटराज के पोज में दिखाया है। नटराज ब्रॉन्जेस, ये दे वर द फर्स्ट वन टू शो लॉर्ड शिव इन नटराज पोज। जो लॉर्ड शिव का नटराज पोज है वो बेसिकली चोलाओं की ही देन है और इंडियन आर्ट का सिंबल भी बन जाती है। ऐसी बहुत सारी ब्रॉन्ज की मूर्तियां जो लॉर्ड शिव को जो अनंत तांडव करते दिखाते हैं, वो जो उनका डांस है दैट इज कॉल्ड अनंत तांडव। और बहुत सारी चोलाओं की कलाकृतियां इंग्लैंड चली गई, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था उसमें यह बात भी उठी हुई है। बहुत सारे चोलाओं के ब्रॉन्जेस इंग्लैंड गए हैं, वो वापस मिलने चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नटराज का। नटराज इंडियन आर्ट का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन होता है जो चोलों ने प्रोड्यूस किया है। चोला ब्रॉन्जेस, लॉर्ड शिव का नटराज पोज इनकी सबसे बड़ी देन होती है। वैसे देखें तो चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इनके अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर में आ जाए तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोलाओं की ये सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जब पंचायती राज की बात होती है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, सबसे आगे नाम आता है चोलास का। जब विलेज, जो चोला में विलेज हुआ करते थे, दे वर रूल्ड बाय वेरियस कमेटीज। उन विलेज को चलाने वाली बहुत सारी कमेटीज होती थी जिनको वरियम कहते थे, और इनके जो मेंबर्स होते थे, कमेटी के मेंबर्स इलेक्टेड थे, इलेक्ट होके आते थे। दिस इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। चोलास आर ऑल्सो नोन फॉर द बेस्ट, you can say, form of local self government in India as before as 1000 AD के आसपास इन लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट चलाया है। हर गांव में कमेटियां होती हैं, कमेटी को वरियम कहते हैं। ये गार्डन कमेटी है, ये वाटर कमेटी है, इस तरीके से कमेटी बनती हैं और उनमें मेंबर्स चुनाव से आते हैं, बाकायदा वोटिंग करते हैं विलेजर्स। ये कहलाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में बात एडमिनिस्ट्रेशन में होती है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। एंड दे वर द बेस्ट नेवल सुपरमेसी के लिए जाने जाते हैं चोला शासक। इंडियन ओशन में चाइना से लेकर इंडोनेशिया तक इनका राजेंद्र चोल के बारे में कहा जाता है द बे ऑफ बंगाल वाज लाइक चोला लेक। राजेंद्र चोला के बारे में कहते हैं जब वो शासक था तो बे ऑफ बंगाल वाज लाइक चोला लेक। चोलों का उस पर डोमिनेशन हुआ करता था। जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का एरिया है आज, वो चोलों के कंट्रोल में होता था। उसे तब कडारम कहते थे। राजेंद्र चोला ने कडारम पे भी विजय प्राप्त की है। तो ये पूरा क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया का, चाइना तक इसका व्यापार चलता था और वहां पर समुद्र का ये बहुत सबसे बड़ी पावर माने जाते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए विच डायनेस्टी और रूलर्स वर द बेस्ट नोन फॉर नेवल पावर इन इंडिया, यू शैल ऑलवेज मार्क इट इज चोलास ऑफ तंजावुर। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन? राजेंद्र चोल। सबसे पहले नाम राजेंद्र चोल, फिर राजराजा चोल का आता है। तो ये बहुत पावरफुल शासक हुआ करते थे, दैट इज चोलास। ये रूल करते रहेंगे यहां पर। इसके बाद आ जाते हैं विजयनगर किंगडम। इसके बाद विजयनगर 1336 से 1614 या 17 तक विजयनगर का किंगडम है, लेकिन सही मायनों में ये खत्म हो जाता है 1565 में। क्यों मान लेते हैं अभी बताता हूं। विजयनगर किंगडम केम इनटू बीइंग इन द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। फाउंडर है हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर के फाउंडर हैं हरिहर एंड बुक्का। दो भाई हैं, हरिहर वन, बुक्का वन। हरिहर एंड बुक्का इसके फाउंडर हुआ करते हैं।
Vijayanagar as a kingdom was ruled by 4 dynasties. इसमें 4 डायनेस्टीज का शासन हुआ करता था। इसका ऑर्डर आ जाता है संगम डायनेस्टी, सालुव डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी एंड अराविडु डायनेस्टी। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, संगम, सालुव, तुलुव एंड अराविडु। इसी ऑर्डर में ये रूल करते हैं। 4 डायनेस्टीज के शासक इसमें रहे हैं। संगम डायनेस्टी के हुआ करते थे हरिहर एंड बुक्का। इनके फादर का नाम संगम था, तो पहली डायनेस्टी का नाम पड़ जाता है संगम डायनेस्टी। फाउंडर थे इसके हरिहर एंड बुक्का। इसी संगम में होते थे देवराय 1 एंड 2, देवराय 1 एंड 2, और सालुव वंश भी होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा शासक इन सभी शासकों में आते हैं, ये तो फाउंडर हैं, लेकिन देवराय 1, देवराय 2 के समय बहुत एक्सपेंशन होता है। फिर सालुव है, नॉन सिग्निफिकेंट। इसके बाद फिर तुलुव आते हैं। जब तुलुव आते हैं तो इनमें आता है एक किंग जिसका नाम था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय यहां शासन कर रहा है। कृष्ण देव राय, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ संगम डायनेस्टी वॉज कृष्ण देव राय ऑफ तुलुव डायनेस्टी। वो तीसरे डायनेस्टी का शासक है, नाम है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय maintained a court of 8 scholars called अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, हम पॉलिटिकल पे बहुत नहीं जाते हैं। कृष्ण देव राय ने एक कोर्ट मेंटेन की है, कहलाती है अष्टदिग्गज। क्या है ये अष्टदिग्गज? साउथ इंडियन हिस्ट्री में क्या होती है अष्टदिग्गज? अष्टदिग्गज वॉज ए बॉडी ऑफ 8 तमिल स्कॉलर्स, तेलुगु स्कॉलर्स और कन्नड़ स्कॉलर्स। तो इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 8 तेलुगु स्कॉलर्स। 8 तेलुगु स्कॉलर्स का ये एक ग्रुप अपने उसमें रखता है बनाकर, इनको आश्रय देता है। इसे कहते थे अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज वॉज अ लिटरेरी कोर्ट। ये एक लिटरेरी कोर्ट हुआ करती है जिसको मेंटेन करता था कृष्ण देव प्रथम। कृष्ण देव राय 1 नहीं है, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, इन्हीं में हुआ करता है एक तेनाली रमन। इन्हीं में होता है एक तेनाली रमन। Tenali Ram used to live in the time of Krishna Dev Raya. He was member of this अष्टदिग्गज। 1510 में कृष्ण देव राय supported Portuguese in capturing Goa from बीजापुर। आपको बताया था मैंने, गोवा बीजापुर के पास हुआ करता था, लेकिन गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज। लेकिन पोर्चुगीज गोवा कैप्चर कब कर पाए हैं? जब कृष्ण देव राय से उन्होंने सपोर्ट लिया है। और कौन था यहाँ पर पोर्चुगीज? अल्ब्यूकर्क। मतलब कृष्ण देव राय के समय भारत में पोर्चुगीज गवर्नर होता था अल्ब्यूकर्क। जो भी घोड़े आप लाते हैं, उन घोड़ों की सप्लाई सिर्फ विजयनगर को होगी और राज्यों को नहीं दी जाएगी। इस शर्त पे आपकी मदद करूंगा। मदद मिलती है। गोवा वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम बीजापुर बाई पोर्चुगीज विद द हेल्प ऑफ कृष्ण देव राय। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। इट वॉज कृष्ण देव राय जिसकी मदद से गोवा कैप्चर किया गया था। यह होता था इन द टाइम ऑफ दिस अल्ब्यूकर्क।
अब 1565 में होती है बैटल ऑफ तल्लीकोट। होती है बैटल ऑफ तल्लीकोट। क्या है बैटल ऑफ तल्लीकोट? जैसे नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में पानीपत के युद्धों का महत्व है, जैसे नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में पानीपत के युद्धों की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही इंपॉर्टेंस मानी जाती है दक्षिण में तल्लीकोटा के युद्ध की। इसे बैटल ऑफ रक्कस तरंगड़ी भी कहते हैं। इसे बैटल ऑफ रक्कस तरंगड़ी भी कहते हैं। इसमें विजयनगर पे अटैक करते हैं मिलकर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, 4 राज्य करते हैं। मैंने आपको बताया था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार एंड बीदर, ये 5 कहलाते थे बहमनी राज्य। ये 5 कहलाते थे बहमनी राज्य। इन्होंने मिलकर विजयनगर पे हमला किया है। इनके बीच में भी कृष्णा और तुंगभद्र की लड़ाई को लेके प्रॉब्लम होती रहती थी। वो जो फर्टाइल क्षेत्र हुआ करता है, तो ये सभी राज्य मिलके हमला करते हैं विजयनगर पे, और विजयनगर वॉज डिवास्टेटेड इन द बैटल ऑफ तल्लीकोटा। विजयनगर, जिसको सबसे ज्यादा यात्रियों ने, सबसे ज्यादा ट्रेवलर्स ने विजिट किया था, कोई ईरान से आया है, कोई पुर्तगाल से आया है, बहुत सारे रशिया से आए हैं, बहुत सारे ट्रेवलर्स ने इसे विजिट किया है। सबने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। बहुत बड़ा शहर है दुनिया का, बगदाद लंदन जैसा है, उतना बड़ा शहर है। एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसमें इतने सारे गेट होते हैं, इतनी शुरुआत होती है तो ख़त्म नहीं होती है ज़मीन। ये सब बातें इसके बारे में लिखी गई हैं। द मोस्ट ट्रेवल्ड एंड मोस्ट डिस्क्राइब्ड सिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज विजयनगर। विजयनगर में बहुत ट्रेवलर्स आए थे। ये खत्म हो जाता है जब कंबाइंड आर्मी ऑफ 4 बहमनी स्टेट्स दे डिफीटेड विजयनगर इन द बैटल ऑफ तल्लीकोटा। ये बहमनी से टूट के बने थे। तो अगर कभी बहमनी स्प्लिंटर स्टेट लिखा हो तो आप समझ जाइए इन्हीं की बात हो रही है। इनमें अब पूछा जाता है कौन सा राज्य उन 5 में शामिल नहीं था, तो आप बोलेंगे बरार वॉज नॉट पार्ट ऑफ बैटल ऑफ तल्लीकोटा। ये 4 मिलके विजयनगर को ध्वस्त कर देते हैं। विजयनगर डिवास्टेट हो जाता है। इट वॉज डिवास्टेटेड। और विजयनगर के जो रूइंस हैं वो आज कहलाते हैं कर्नाटक में हम्पी। आज इनको हम्पी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि विजयनगर के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो आप बोलेंगे हम्पी में मिलते हैं। विजयनगर के अवशेष हम्पी में हुआ करते हैं। पहले ये विजयनगर कहलाता था। विजयनगर का टाउन कौन सी नदी के बैंक पे था, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। विजयनगर का टाउन कृष्णा या तुंगभद्र, तो आप बोलेंगे इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्र, नॉट कृष्णा। Vijayanagar city was the capital of Vijayanagar. Vijayanagar city was the capital of Vijayanagar. It was not on the banks of Krishna. It was on the bank of Tungabhadra, which is a tributary of Krishna. हुआ करता था एक विजयनगर। बाद में यहाँ से मूव कर जाएंगे। बैटल ऑफ तल्लीकोटा में जो विजयनगर को लीड कर रहा था वो था राम राया। ये भी एग्जाम में आ जाता है। बैटल ऑफ तल्लीकोटा में विजयनगर को लीड कर रहा है राम राया, और उस समय जो राजा है उसका नाम है सदाशिव राव। राजा का नाम है सदाशिव राया। सदाशिव राया वो राजा है यहाँ का। राम राया उसका जो मेन प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए। राम राया लीड कर रहा है। इसमें हार जाते हैं विजयनगर। इसके बाद तुलुक डायनेस्टी के जो लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। बाद में फिर जो अराविडू है वो यहाँ से निकल जाएंगे और
और डीप में साउथ चल जाकर चंद्रगिरी से शासन करना शुरू करेंगे। तमिलनाडु के थोड़ा पास में चंद्रगिरी नाम की जगह है, वहां पे शासन करना शुरू करेंगे। विजयनगर का क्षेत्र इनसे छीन लिया गया है, तो चौथे शासक अराविडू वो यहाँ से शासन नहीं करेंगे। ये कहलाता था किंगडम ऑफ विजयनगर, which was visited by many travelers. अब्दुल रज़ाक दुआर्ते बारबोसा, ये वो नाम है जो एग्जाम में आ जाते हैं। इनमें से कौन सा था जो विजयनगर नहीं आया था? डोमिंगो पेस, इब्न बतूता, मोहम्मद तुगलक के समय ये भी विजयनगर के बारे में बताता है, इसने भी लिखा है विजयनगर के बारे में। डोमिंगो पेस, निकितिन, ये सब लिखते हैं। न्यूनिस, ये सब विजयनगर के बारे में कुछ ना कुछ लिखेंगे। अब्दुल रज़ाक, दुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पेस, इब्न बतूता, निकितिन, न्यूनिस एंड ये सब हुआ करते हैं। इनके बहुत सारे व्याख्यान मिला करते हैं विजयनगर के बारे में। जब विजयनगर डिवास्टेट हो गया तो इसके बारे में एक किताब लिखी गई, द फॉरगॉटन एम्पायर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन से किंगडम को फॉरगॉटन एम्पायर बोला जाता है? तो आप बोलेंगे विजयनगर को। क्यों बोला जाता है? एक किताब लिखी थी रॉबर्ट सिविल ने। रॉबर्ट सिविल ने किताब लिखी है फॉरगॉटन एम्पायर। वो विजयनगर के बारे में कहता है इसको वो ग्लोरी नहीं मिल पाई जिसके ये लायक हुआ करता था। इसने किताब लिखी है द फॉरगॉटन एम्पायर, नाम है रॉबर्ट सिविल। ये विजयनगर के बारे में किताब लिखता है रॉबर्ट सिविल। यहां पर अहमदनगर, इनके बारे में एक एक लाइन लिख लीजिए। अहमदनगर के शासक कहलाते थे निजाम शाही डायनेस्टी। ये मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है। निजाम अहमदनगर के शासक कहलाते हैं निजाम शाही डायनेस्टी। बीजापुर के कहलाते थे आदिल शाही डायनेस्टी। गोलकुंडा के कहलाते हैं कुतुब शाही डायनेस्टी। बीदर के कहलाते हैं बरीद शाही, और बरार के कहलाते हैं इमाद शाही। बरार के कहलाते हैं इमाद शाही। निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही एंड दिस। इन्हीं आदिल शाहियों ने बनवाया है गोल गुंबज। बीजापुर शहर में होता है गोल गुंबज। इट इज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया। सबसे बड़ा गुंबद है ये भारत का, और विश्व में सेकंड लार्जेस्ट है। विश्व में एक कोई चर्च है, उसका गुंबद सबसे बड़ा माना जाता है, और सेकंड लार्जेस्ट गुंबद भारत में गोल गुंबद का है, जो आदिल शाहियों ने बनवाया है। आदिल शाहियों ने। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह होता है कुतुब शाहियों का राजा, उसने जो शहर हैदराबाद है उसका नाम भाग्यनगर होता था, उसका नाम हैदराबाद रख देता है, और वहां पर 4 मीनार भी बनवाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कंस्ट्रक्टेड 4 मीनार एंड नेम्ड द सिटी ऑफ भाग्यनगर एज हैदराबाद। और आदिल शाहियों ने बनवाया है गोल गुंबद। तो ये शासक हुआ करते थे। इन्हीं में अहमदनगर का एक शासक है बुरहान निजाम शाह, सबसे इंपॉर्टेंट राजा है बुरहान निजाम शाह। यहीं पे हुआ करती है वो चांद बीबी जिसपे अकबर ने हमला कर दिया है। तो शी फॉट अगेंस्ट अकबर इन दिस पर्टिकुलर अहमदनगर एंड शी वॉज डिफीटेड। तो ये हुआ करते थे अहमदनगर। नाउ मराठास एंड शिवाजी 1627 से 1680 हुआ करते हैं
शिवाजी, शाहजी भोसले के बेटे शिवाजी, माता हैं जीजाबाई और ये हैं शिवाजी। 1627 से 80 हुआ करते थे। इनके जो टीचर हैं वो थे दादाजी कोंडदेव। इनके जो टीचर थे वो माने जाते हैं दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने इनको तैयार किया है, मतलब जैसे चंद्रगुप्त को तैयार किया था चाणक्य ने, ऐसे ही शिवाजी को एक फोर्स की तौर पे तैयार कर देते हैं दादाजी कोंडदेव। एंड बाय 1647 शिवाजी started capturing मराठा हिल फोर्ट्स। ये जो सह्याद्री हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स पर, सह्याद्री हिल के ऊपर जो छोटे छोटे किले बने थे, ये एक एक मराठा सरदार के अंडर में होते हैं। इन 35 किलों को कैप्चर कर लेते हैं शिवाजी। तो वो सबसे पहले 20 साल की उम्र में इन किलों को कैप्चर करना शुरू करते हैं और 35 के 35 किले इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। वहां से इनका राइज होना शुरू होता है। 1665 में जब शिवाजी की ताकत बढ़ती जा रही है, शिवाजी हैड बिकम वेरी पावरफुल इन दक्कन। उन दिनों 1659 में ही औरंगजेब का शिवाजी किल्ड अफजल खान। बीजापुर का एक नोबल है जिसका नाम है अफजल खान। ये साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत मजबूत माना जाता है। इसी समय औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया है दिल्ली में। यहाँ से वो अभी अभी गया है। 1658 में यहाँ से वो रिवोल्ट करके गया था। और जब उसे आगरा में पता लगता है कि किसी शिवाजी नाम के व्यक्ति ने मार दिया है अफजल खान को, जो साउथ इंडियन के सिस्टम में बहुत पावरफुल व्यक्ति माना जाता था दक्कन में, अफजल खान को मारने वाला कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता। अफजल खान ने ट्रैप बिछाया है, शिवाजी को आमंत्रण दिया है बात करने के लिए। शिवाजी को पता लग जाता है कि ये जो इनविटेशन है ये ट्रैप है मेरे लिए, आई विल बी किल्ड बाय अफजल खान। स्टिल शिवाजी वेंट इनटू द कैंप ऑफ अफजल खान, बट बिफोर अफजल खान कुड किल हिम, शिवाजी किल्ड अफजल खान in his own camp. That daring raid became the real starting point of शिवाजी। औरंगजेब भी अभी दक्कन छोड़ के गया है, वो भी परेशान हो गया, ये साउथ में क्या हो रहा है, अफजल खान को किसने मार दिया। Hence, यहाँ से फिर 1660 से 65 तक यहाँ पर बहुत सारे गवर्नर भेजे हैं औरंगजेब ने। ये जो मराठाओं की समस्या है इसको खत्म करो, ये नया कोई शक्ति डेवलप हो रही है, इसे इसका दमन करो। कई गवर्नर आए लेकिन कोई कुछ नहीं हो पाता है। फाइनली 1665 में मुगल आर्मी आती है अंडर राजा जय सिंह। जो जयपुर के राजा जय सिंह हैं उनके अंडर में एक आर्मी भेजता है औरंगजेब, एंड मुगल आर्मी को डिफीट शिवाजी। शिवाजी हार जाते हैं और मुगलों के साथ साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में 1665 में शिवाजी, बिकॉज ही वॉज डिफीटेड, ही हैड टू साइन विद द मुगल्स ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें शिवाजी के किले ले लिए जाते हैं। कुछ 12 किले उन पे छोड़े जाते हैं, 23 किले उनसे छीन लिए जाते हैं। शिवाजी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज मोड में चले जाते हैं, हारे हुए हैं। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी ने साइन की थी मुगलों के साथ, तो मुगलों की सेना से हार गए हैं। 1666 में शिवाजी की आगरा विजिट होती है। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलवाया है। यहीं पर शिवाजी को जब वो बैठने के लिए नहीं कहता है, शिवाजी अपने आप को राजा के तौर पे समझते हैं और उनको एक छोटा मोटा जमींदार मानता था औरंगजेब। देन शिवाजी टुक हिज स्वॉर्ड आउट इन द वेरी कोर्ट ऑफ औरंगजेब। तब बताया गया औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करा दिया है।
He was with his son Shambhaji. He was in the custody of Aurangzeb, from where Shivaji escaped. यहां से वो बड़े नाटकीय तरीके से फलों की टोकरी वोकरी में बैठते हुए औरंगजेब की कस्टडी से भाग आते हैं। उसके बाद फिर मुगल रूल इम्पॉसिबल कर दिया है दक्कन में। शिवाजी के रहते रहते तो मुगल रूल दक्कन में स्थापित नहीं हो सकता है। ही बिकेम ए वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर औरंगजेब नाउ ऑनवर्ड्स। 1674 में 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी की कैपिटल पूना या सतारा नहीं थी। शिवाजी की कैपिटल रायगढ़ का किला था। आपको ऑप्शन देंगे, विच वॉज कैपिटल ऑफ शिवाजी, नाइदर पूना नॉर सतारा, इट वॉज किला ऑफ रायगढ़। रायगढ़ का किला शिवाजी की कैपिटल हुआ करती थी। यहां पर शिवाजी अपना कोरोनेशन करते हैं और टाइटल लेते हैं छत्रपति शिवाजी। यहां पर उनको बोला जाता है छत्रपति शिवाजी। और इस सेरेमनी को किया था गागा भट्ट नाम के प्रीस्ट ने। ये जो इनका राज्याभिषेक हो रहा है, गागा भट्ट नाम का प्रीस्ट हुआ करता है। ये एग्जाम में आ जाता है। इट वॉज द प्रीस्ट गागा भट्ट जिसने इस आयोजन को किया है, शिवाजी को राज्याभिषेक कराया है। इस प्रीस्ट का नाम गागा भट्ट मिल जाता है। वो बन गए हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी बन जाते हैं। और यहीं पर इनको गुरु, इनके जो गुरु थे रामदास, उनसे ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। एक मराठा गुरु होते हैं रामदास। ये कहा जाता है जैसे बंकिम दयानंद और विवेकानंद की प्रीचिंग से फ्रीडम स्ट्रगल को मोटिवेशन मिलता था, ऐसे ही मराठाओं में जो मराठा फोर्स बने, ताकत बने, उसमें सामर्थ रामदास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ये एक मराठा गुरु होते हैं, एक प्रीचर हैं सामर्थ रामदास। इनसे भी आशीर्वाद शिवाजी को मिलता है एंड मराठा अंडर हिम बिकेम ए वेरी वेरी पावरफुल फोर्स। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, किसी बैटल वगैरह में नहीं, इनकी डेथ हो जाती है 1680 में। और 1680 में ही ऐसा होता है कि औरंगजेब साउथ इंडिया आ जाता है। अब मैं जाकर दक्कन में प्रॉब्लम खत्म हो, प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, तो वो आता है और यहाँ पर बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा और जागीरदारी क्राइसिस जो मैंने आपको बताया था, शिवाजी की डेथ के आसपास औरंगजेब आता है। फिर वो खुद दक्कन में रहकर दक्कन की समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करता है। शिवाजी की डेथ हो गई है, शिवाजी डाइड। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहते हैं। ये कहलाता है अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज क्या था? अष्टदिग्गज था कृष्णदेव राय की स्कॉलर्स की ग्रुप। ये क्या था? शिवाजी का मंत्रिमंडल है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो पेशवा होता है, वो होता है पेशवा। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे पेशवा कहते थे। 8 मंत्रियों का ग्रुप कहलाता था अष्टप्रधान। तो शिवाजी के 8 मंत्री होते थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था पेशवा। पेशवा एक पद है, बाद में पेशवा डायनेस्टी हो जाएगी। तो शिवाजी के जितने भी सिस्टम हैं, वो अहमदनगर का जो एक प्रधानमंत्री था उसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर के सिस्टम्स पे ही शिवाजी के सिस्टम बने हुए थे। मलिक अंबर वही था जिसकी डेथ के बाद शाहजहां ने अहमदनगर कैप्चर कर लिया है, जहांगीर नहीं कर पाया था। वो अहमदनगर का बड़ा ही केपेबल व्यक्ति होता था मलिक अंबर। तो शिवाजी के सिस्टम वही है। पेशवा का पद अहमदनगर का पद था। बेसिकली अहमदनगर में पेशवा का पद इस्तेमाल होता था। अब मराठा भी करने लगे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पद पेशवा होता था। शिवाजी ने 2 टैक्सेस शुरू किए थे, चौथ एंड सरदेशमुखी। शिवाजी ने टैक्स शुरू किए थे चौथ एंड सरदेशमुखी। 10% ऑफ 25% ऑफ प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का 25% कहलाता है चौथ
और 10% कहलाता है सरदेशमुखी। शिवाजी के दो टैक्स हुआ करते थे, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। मराठा वर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर, मराठा छापामार लड़ाई में एक्सपर्ट हुआ करते थे, इसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ये भी कहां से सीखी थी? मलिक अंबर के सिस्टम से। मराठा वर एक्सपर्ट इन द गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामार लड़ाई, उसमें एक्सपर्ट माने जाते थे। शिवाजी की डेथ के बाद, दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी की डेथ के बाद उनका बेटा संभाजी राजा बनता है 1680-89, killed on the orders of औरंगजेब। औरंगजेब ने खुद नहीं मारा, औरंगजेब के ऑर्डर्स पे शिवाजी के बेटे संभाजी को मार दिया जाता है, इसीलिए औरंगाबाद का नाम रख दिया गया है संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम क्या हो गया है अब? अभी वो 2-3 महीने पहले संभाजी नगर। औरंगजेब गॉट किल्ड, सन ऑफ शिवाजी, संभाजी। संभाजी के बाद यहाँ पर शिवाजी का दूसरा बेटा राजा राम आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर ये क्रोनोलॉजी आ जाती है। शिवाजी का अगला बेटा है राजा राम, राजा राम की डेथ हो जाती है तो फिर आते हैं शिवाजी में पहली महिला शासक, मराठों में आते हैं पहली महिला शासक ताराबाई। शिवाजी की पुत्र वधू है, राजा राम की वाइफ है ताराबाई। शी बिकेम द रूलर ऑफ मराठास, शिवाजी की फैमिली से शी हैड बिकम रूलर, तो वो रूलर के तौर पे काम करेगी। 1707 तक ताराबाई का डोमिनेशन हुआ करता है। उधर औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू जी, जो शिवाजी का ग्रैंड सन है, संभाजी का बेटा है, वो औरंगजेब की कैप्टिविटी में था, वो औरंगजेब की कैप्टिविटी में था। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसका जो बेटा है बहादुर शाह वन, वो मराठाओं से पैचअप करता है और शाहू जी को छोड़ दिया जाता है। फिर 1707 के बाद ताराबाई और शाहू जी में बैटल होने लगती हैं। अल्टीमेटली शाहू जी किंग बन जाता है मराठाओं का। लेकिन शाहू जी किंग बना वो तब बन पाया जब उसने सहारा लिया सबसे केपेबल मराठा का, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट मराठा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। अपना पेशवा नियुक्त कर देता है वो बालाजी विश्वनाथ को, और बालाजी विश्वनाथ बड़े सबसे केपेबल आदमी थे सभी मराठा सिस्टम में। तो बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने हैं तभी मराठाओं के हालात ठीक होने शुरू हुए हैं। अब तक तो ये पद था, अब ये एक डायनेस्टी हो जाएगी। अब ये पेशवा पद बालाजी विश्वनाथ की फैमिली में ही चलेगा। उधर मुगलों में भी एम्परर का जोर नहीं है, अब एम्परर केपेबल नहीं है। बहादुर शाह वन और फर्रुख सियार वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके वजीर इंपॉर्टेंट थे। जैसे इस समय जुल्फिकार खान है, या फर्रुख सियार के समय अब्दुल्ला ब्रदर्स जो होते, सैयद ब्रदर्स हुआ करते थे। मतलब किंग मेकर्स का समय था, चाहे मराठा हो तो भी किंग मेकर इंपॉर्टेंट है, लेटर मुगल्स हो तब भी किंग मेकर इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब पेशवा सब कुछ तय करेंगे। 1700 बालाजी विश्वनाथ का बेटा है बाजीराव वन। विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ मराठाओं को फिर रीस्टेब्लिश करता है। उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा बाजीराव वन 1720 से 1740, ये मराठाओं को, जो बाजीराव वन है, ये मराठाओं को फिर चरमोत्कर्ष पे पहुंचा देता है। बाजीराव वन के समय मराठा बड़े पावरफुल हो गए हैं और उनका जो रीच है वो पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक और उत्तर भारत से दक्कन तक उनकी रीच हुआ करती है। पूरे भारत में मराठाओं का फैलाव हो चुका है। रूल नहीं कर पा रहे हैं बट उनका इन्फ्लुएंस पूरे भारत में हुआ करता है। बाजीराव वन ये चाहता है कि मराठा एक कंप्लीट शक्ति बन जाए, इसलिए उसने एक मराठा महासंघ बनाने की कोशिश की। बाजीराव ने चाहा है कि सारे मराठा सरदार मिलकर एक हो जाएं, इसे कहते हैं मराठा महासंघ। बाजीराव वन मराठा महासंघ बनाना चाहता है। किसको कहते थे मराठा महासंघ?
एक ताकत तो उसमें है पेशवा, जो पूना के शासक हुआ करते थे। दूसरे थे सिंधिया, जो ग्वालियर के शासक हैं। उसके बाद हैं भोसले, जो नागपुर के शासक थे गायकवाड़, जो बड़ौदा के शासक थे, और होलकर, ये इंदौर के शासक हैं। इन पांचों को मिला के कहा गया ये मराठा महासंघ है। इन सबको एक करने की कोशिश करता है बाजीराव वन। ये वही बाजीराव वन है जिस पे फिल्म आई है, बाजीराव वन। लेकिन 1740 तक आते आते बाजीराव वन की डेथ हो जाती है। उधर बाजीराव वन की डेथ हुई है और 1739 में ही नादिर शाह का अटैक हुआ है। मुर्शीद कुली खान की डेथ हुई है, जो अवध का शासक है। सादत खान, जिसने अवध शुरू किया है। ये सारे बड़े बड़े दिग्गज जो थे भारत में उस समय, ये इसी समय के आसपास इनकी डेथ। उधर जो हैदराबाद का निज़ाम है चिनकिलिच खान, उसकी डेथ भी कुछ समय बाद हुई है। मतलब 7-8 साल में जितना फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स इन पोस्ट मुगल इंडिया हुआ था, औरंगजेब हुआ था, वो सब के सब डेथ हो जाती है। इसलिए भी अंग्रेजी शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां आगे बढ़ती चली गई। बाजीराव की डेथ के बाद अब मराठाओं को ये पांचों कहलाते हैं मराठा महासंघ। इसी में होलकर डायनेस्टी की हुआ करती थी, देवी अहिल्याबाई होलकर। इसी में हुआ करती थी देवी अहिल्याबाई होलकर, जो शासिका थी। मतलब शिवाजी की फैमिली में जैसे ताराबाई रही, उनसे ज्यादा बड़ी मराठाओं में शासिका मिलती हैं अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर डायनेस्टी की है। और उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी बनवाया है, रिपेयर कराया, और काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी उनका योगदान रहा। बहुत सारे टेम्पल्स में वो अपना योगदान दिया करती थी। इसलिए अहमदनगर का नाम, जो महाराष्ट्र का अहमदनगर है, उसका नाम अभी 2-3 महीने पहले अहिल्याबाई नगर रख दिया गया है। शी वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर पे रूल नहीं किया उन्होंने, बट अहमदनगर के गांव में वो पैदा हुई थी, तो अहमदनगर का नाम हो गया है अहिल्याबाई नगर। She was the greatest woman ruler among Marathas. She belonged to होलकर डायनेस्टी, हुआ करती थी अहिल्याबाई होलकर। बाजीराव वन के बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बन जाता है। 1740 से 61 तक उसका बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बन गया है। और जब ये पेशवा है, फिर मराठा बहुत अपनी, समझ लीजिए, चरम पे हैं। बहुत केपेबल ये शासक था, मराठाओं की पावर भी अपने चरम पे हुआ करती है। लेकिन तभी 1761 में हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठास और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली तो 1748 से ही भारत पे हमले करता रहा है। उसने पंजाब का कुछ भाग जीत लिया था, लेकिन जब मराठा एक्सपेंड करते हैं तो वो पंजाब तक पहुंच गए हैं। पंजाब तक उनका इन्फ्लुएंस हो गया है। जब मराठा पंजाब पहुंचे हैं तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का जो गवर्नर है उसको वहां से भगा दिया है और वो एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस पंजाब को वापस लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली अटैक कर देता है। 1761 में होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास वर डिवास्टेटेड, बुरी तरीके से हारते हैं। मराठाओं को लीड कर रहे हैं सदाशिवराव और विश्वास राव। मराठाओं को लीड कर रहे थे सदाशिवराव एंड विश्वास राव। इस हार के बाद जब मराठा सबसे शक्तिशाली थे, यही वो वजह थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है ऐसी कोई भारतीय ताकत तो है नहीं जो हमको रोक सके। सबसे पावरफुल मराठास थे मुगलों के बाद, वो हार गए। उधर उससे पहले सारे दिग्गज खत्म हो चुके हैं और 1764 में बक्सर का युद्ध भी हो जाएगा, फ्रांसीसी भी हार गए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का भी माना जाता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार जाने के बाद उसी समय इसकी डेथ भी हो जाती है। बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। इसके बाद
फिर आता है माधवराव, फिर आता है नारायण राव, फिर आता है सवाई माधवराव, और लास्ट में बाजी राव टू 1795 से 1818, ये श्रृंखला आ जाती है। इसके बाद आया है माधवराव, 1761 से 1772 तक एक माधवराव है। माधवराव के साथ फिर नारायण राव आया है, फिर एक सवाई माधवराव आया है, और सवाई माधवराव के बाद आ जाता है लास्ट पेशवा बाजीराव टू। ये वही बाजीराव टू है जिसके साथ 1802 में इनके साथ, मराठाओं के साथ, आपको याद होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने ट्रीटी ऑफ सलबाय साइन कर ली थी 1782 में कि आपसे अब शांति स्थापित करते हैं 20 साल के लिए, जरा टीपू सुल्तान हैदर अली को देख लेते हैं। उसके बाद जब वेलेस्ली आया है तो इसने बाजीराव टू को हराकर जो इनका पूना है वो सब्सिडियरी अलायंस में ले लिया है। बाजीराव टू से ही उन्होंने लिया था सब्सिडियरी अलायंस में, वेलेस्ली ने हार गया था ये बाजीराव टू, और अंग्रेजों के साथ साइन कर देता है ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन क्या थी? ट्रीटी ऑफ बसीन सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी थी, किसके साथ? वेलेस्ली के साथ 1802 में। यह हार जाता है। उसके बाद ये सब चलता रहता है और 1818 में होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। आपको याद होगा मैंने बताया था इसके बारे में, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें मराठास हार जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं, पेशवा है, होलकर है, सिंधिया है, ये फिर कोशिश करते हैं कि मराठाओं के चंगुल से बाहर आ जाएं, लेकिन ये सब के सब हार गए हैं 1818 में। और पेशवा चूंकि मराठाओं को लीड कर रहे थे तो बाजीराव टू को यहां से पेंशन ऑफ कर दिया जाता है कानपुर। बाजीराव टू जब हार गया है थर्ड बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1818 में, हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, तो इनसे पूना छीन लिया जाता है और पूना इनका अंग्रेजों का क्षेत्र हो जाता है। उसमें से एक किंगडम सतारा का बना देते हैं, पूना से काट के सतारा का किंगडम बनाया है। उसमें शिवाजी की फैमिली का एक व्यक्ति बिठा देते हैं राजा के तौर पर, और ये बाजीराव टू को पेंशन पे एग्जाइल में कानपुर भेज देते हैं, जहां पे बाजीराव टू की डेथ हो जाती है 1852 में। इसी का बेटा है नाना साहेब, इसी का दत्तक पुत्र था ढोंडू पंत, जिसे नाना साहेब कहते हैं। वो कहता है 1852 में किससे? डलहौजी से, कि मेरे फादर का जो पेंशन है, उनका टाइटल जो पेशवा है वो मुझे मिलना चाहिए। तब डलहौजी कहता है यू आर दत्तक पुत्र ऑफ बाजीराव टू, इसलिए ना पेंशन मिलेगी ना पद मिलेगा। इसलिए नाना साहब ने रिवोल्ट ऑफ 1857 लीड किया था, कहां से? कानपुर से। तो ये अल्टीमेटली आखिरी पेशवा बाजीराव टू हुआ करता था। ये हुआ करते थे मराठास। दिस इज द शॉर्ट एंड टू द पॉइंट हिस्ट्री, स्मॉल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड दक्कन, राइट फ्रॉम संगम। तो यहाँ तक मैंने जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब बंद करते हैं क्लास। ठीक, साउथ इंडियन हिस्ट्री आप लोगों के समझ में आई? मैंने बहुत डिस्क्रीटली बताया है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं। जितना एग्जाम में मुझे लगा कि इससे कवर हो जाता है उतना मैंने बताया है, बहुत डिटेल में नहीं बताया, टू द पॉइंट बैलेंस करने की कोशिश की है। आपको कुछ पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगे, मैं आपको कुछ कंटेंट भी दूंगा जिसमें जो छोटे छोटे पॉइंट हैं मॉडर्न इंडिया के और जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको कुछ पेजेस में मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा। वैसे काफ़ी कुछ तो मैंने क्लास में कवर करा दिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू।